हाँ भाई, वॉइस क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो। स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग। क्लियर है वॉइस? स्टार्ट करें? हाँ आओ भाई। तो आज अपन रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस करते हैं अपन। और रे ऑप्टिक्स का एक एक क्वेश्चन बेसिक से लेके रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन करेंगे, ऐसे ऐसे कर करके आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनका आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं शुरुआत। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रिफ्लेक्टेड वेव इज स्फेरिकल वेव ऑफ रेडियस। एक रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो स्फेरिकल वेव होगी और उसका रेडियस कितना होगा। तो देखो ध्यान से, आप जानते हैं ध्यान से कि भैया अगर कॉन्केव है तो ये रहा कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने बोल रखी है कि वो कितनी है, आर है। तो आर ये रहा। अब ये आर है तो यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। और प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। प्लेन वेव फ्रंट से आने वाली लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल। तो लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो पैरेलल लाते हैं यहाँ से। तो पैरेलल लाइट रेज जो आएगी वो ऐसे आएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी बोलो, फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ये फोकस से पास हो गई। तो ये फोकस से पास हो रही है। अब देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, f/2 है, सॉरी r/2 है। कितनी है, r/2 है। तो ये अब कितनी हो गई, देखो रेडियस कितना हो गया, फोकल लेंथ। तो इतना हो गया। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रिफ्लेक्टेड वेव की फिर रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2। कितनी हो जाएगी, r/2, क्योंकि उसकी रेडियस इतनी आएगी ना, ये ऐसी वेव रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये r/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, r/2। डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। मिरर के फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू इट। रिफ्लेक्शन के बाद वहां से पास होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। व्हाट इज द, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत आसान है, ये काफी बार करा रखा है आपको। कि मान लो ये आपका क्या है, मिरर है। इस मिरर में यहाँ पर आपका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक लाइट रे अपनी पैरेलल लाते हैं। पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है बोलो, फोकस से पास होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि कर्वेचर पे, कर्वेचर से जो लाइन यहाँ पर इंसिडेंट करती है वो जैसी आती है वैसी वैसी वापस बाउंस बैक कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल से लाइट रे जैसी आती है वैसी वैसी नॉर्मल पे वापस चली जाती है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा के दिया तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा आर थीटा हो जाएगा। तो देखो एक जेड बन रहा है ये वाला डॉट डॉट लाइन वाले से। तो इसका एंगल इंटीरियर वर्टिकली इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कितने हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएगा। ये पूरा 2 थीटा है। तो यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है व्हाइट कलर वाला, देखो। तो ये वाला जेड बनेगा तो ये कितना होगा, 2 थीटा। दो टेंजेंट्स, दो टेन ले लोगे, एक इसका और एक इसका, और स्मॉल एंगल ट्रीटमेंट का लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन है। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको उसका क्या पता करना है भाई, आपको उसका क्या पता करना है, इफ द इमेज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी हाफ ऑफ द साइज, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सेपरेशन पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में जाके ट्रिक मार दी इसे। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रही है कॉनकेव मिरर की, कितनी, कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है सबसे पहले तो। और कॉन्वेक्स मिरर के साथ में आपको क्या बोल रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। आप जानते हो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाती है,
हाफ हो जाती है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या बोला, इफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है बोलो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पर क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है v अपॉन u। मिरर वाला है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का v अपॉन u आता है मिरर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन देखो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो क्या कहते हैं रिलेशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, माइनस का v अपॉन यू, ये इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रखा है, मैग्निफिकेशन इफ इमेज फॉर्म इज हाफ, तो हाफ हो गया, मैग्निफिकेशन आधा हो गया। और बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और वर्चुअल इमेजेस की फोकल जो मैग्निफिकेशन होती है हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। फिर क्या बोला, फाइंड द सेपरेशन ऑफ इमेज बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो ठीक है भाई, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के बाद में अपन को क्या करना है, सेपरेशन निकालना है। सेपरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, v और u का रिलेशन निकाल लो। क्या आएगा v और u का रिलेशन, देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2v बराबर क्या आ जाएगा, u। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ मिरर के लिए। इसमें u को एलिमिनेट कर दो या v को एलिमिनेट कर दो इस वाली इक्वेशन से, और आपको फोकल लेंथ दे ही रखी है, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 15 आ जाएगा, 15 दे रखा है, हाँ 15 आ जाएगा। और v की वैल्यू अगर आपको u की वैल्यू रखते हो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी, u की वैल्यू माइनस का 2v, और v की वैल्यू ये रही 1 अपॉन v। देखो एक वेरिएबल बच गया, v की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक वेरिएबल बच जाए, उस v की वैल्यू आती आप इस वाली इक्वेशन में डाल देना, आपको पास आपके पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। जैसे ही v की वैल्यू यहाँ से आती है, आप v की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, उसको इसमें रख देना, u की वैल्यू आ जाएगी, u और v की पोजीशन आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लास्ट में क्या बोला, सेपरेशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज निकालना है, तो सेपरेशन निकालना है। तो सेपरेशन में क्या है, एक बात समझना ध्यान से, कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होता है और इमेज इधर बनती है। इमेज किधर बनती है, इधर बनती है, बेसिक वाली बात। तो अगर इमेज इधर बन रही है तो क्या होगा, सेपरेशन जो होगा दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से यू नेगेटिव ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो, यू नेगेटिव आएगा आपका, लेकिन आप उस नेगेटिव को ट्रीट ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि नेगेटिव तो आपका साइन कन्वेंशन है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी ना। तो डिस्टेंस इसकी जो भी आए, डिस्टेंस की कितनी आ रही है, देखो माइनस का 2v आ रही है, आ रही है, और इसकी कितनी आ रही है, इसकी v आ रही है। आप v की वैल्यू निकाल ही पा रहे हो, तो ये जो वैल्यू निकालोगे ये दोनों ऐड होगी, क्या होगी, ऐड। आई बात समझ में, ट्राई करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर एंड पोजीशन। बहुत आसान क्वेश्चन, 10वीं वाला कर लेते हैं। तो क्या है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। आप जानते हो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, वो भी माइनस का 60 सेंटीमीटर होगा, और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यहां से आपको क्या निकालना है, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट आपको पहली बार में u नेगेटिव लेना है, बाय डिफॉल्ट आपको u पहली बार में नेगेटिव लेना है, क्योंकि लाइट ऐसे आती है, आप मिरर या लेंस से ऐसे जाते हो, आप हमेशा उल्टी दिशा में जाते हो फर्स्ट टाइम में। सेकंड थर्ड टाइम में देखना पड़ता है कि किधर पड़ा है लेंस वगैरह, मिरर वगैरह, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। बट बाय डिफॉल्ट आपको पहली बार में यू तो नेगेटिव लेना ही है। अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आप यहाँ से भी निकाल लो। सबसे पहले 1 अपॉन वी मिरर है, प्लस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब आराम से ये वैल्यूज रख के v की वैल्यू निकाल लोगे, फिर मैग्निफिकेशन निकाल देना, m बराबर क्या आएगा, माइनस का v अपॉन यू। अब यहाँ पर एक बात आती है, नेचर और पोजीशन कैसे, नेचर कैसे पता चलेगा, नेचर ऐसे पता चलता है, मैग्निफिकेशन से पता चलता है सारे नेचर्स। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है, फाइनल रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको क्या मानेंगे, वर्चुअल मानेंगे। और अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। तो वो फाइनल रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, करवाया जाएगा पूरा कि ठीक है, कर लोगे, आसान क्वेश्चन है ये तो। Object is kept in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the image if the image form is real and 3 times of the size of object. Calculate the distance of the object from the mirror. एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के सामने पड़ा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इमेज जो हो रही है वो रियल बन रही है, क्या बन रही है, रियल, और वो 3 टाइम्स एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से 3 गुना ज्यादा है। तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कितनी होगी। तो आओ भाई, जो जो बोल रहा है उस तरीके से बात कर लेते हैं, बाद में देता हूँ।
नीचे यार प्रिंट करना पड़ेगा, बाद में तो मैं फोकल लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर की, एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। इसके बाद कितना होगा देखो, इमेज फॉर्म इज रियल एंड 3 टाइम्स, इमेज मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना, माइनस का 3, माइनस 3 क्यों, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है और ये 3 आ गया, तो माइनस का 3 किसके बराबर है, माइनस का v अपॉन यू के बराबर है। बताओ कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v बराबर कितना आ जाएगा 3u, आ गया, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अब क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट निकालना है, u निकालना है, क्या निकालना है u, तो v को एलिमिनेट कर दो इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, v को एलिमिनेट कर दो, v को एलिमिनेट करोगे तो u आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 3u, 1 अपॉन 3u प्लस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, f की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, कितना माइनस का 15, कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u नेगेटिव लेते हैं, तो ये भी माइनस का u आ गया और ये भी माइनस का u आ गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो ये इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसको मत करो क्योंकि u नेगेटिव ले ही लिया आपने, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Draw ray diagram showing the image formation when a concave mirror produces virtual and real inverted magnified image of object, hence object mirror form। ये कितनी बार करोगे, काफी बार कर रखा है, तो है ना, याद है इसका डायग्राम। ये देखो, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, एक लाइट रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरनी है आपको, जो कि आप यहाँ से रिफ्लेक्शन करवाओगे, इमेज यहाँ बनेगी बीच में, एक पोल पे आएगी, पोल से वापस ऐसे चली जाएगी, और यहाँ पर फिर आपको दो ट्राइंगल्स लेके दो बार दोनों को सिमिलर प्रूव करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका डेरिवेशन काफी बार करा रखा है, मुझे लगता नहीं है कि करवाने की आवश्यकता है, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अपन। कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सो एज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -2, m-2 बनाना है इसको। कॉनकेव मिरर आर दे रखा है, सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी यहाँ से माइनस का 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना -2, और ये किसके बराबर होगा, माइनस का v अपॉन यू के बराबर। यहाँ से वैल्यू निकाल दो, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन यानी v निकालना है, v निकालना है, u को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इफ द सिल्वर कोटिंग अराउंड द सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिमूव्ड, विल द मिरर स्टिल फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। अपनी जो सिल्वर कोटिंग होती है किसी भी कॉनकेव मिरर के वहां पे, उससे अगर अपन ने हटा दी अराउंड द सेंटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर के सेंटर पे बीच में से अगर अपन ने हटा दी, तो भी क्या इमेज रियल इमेज बनाएगा क्या मिरर, मुझे लगता है कि बिल्कुल बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ लाइट रेज जो सेंटर पे टकरा रही है उनकी वजह से इमेज थोड़ी बन रही है, पूरे सरफेस पर टकराती है उसकी वजह से इमेजेस बनती है। देयर आर इनफाइनाइट लाइट रेज व्हिच गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपने कर्व सरफेस, तो अगर इतनी सारी इनफाइनाइट लाइट रेज आ रही है तो कुछ चंद लाइटें जो आएगी, वो चंद लाइटें जो आपके सेंटर पे टकरा रही है उनसे शायद इमेज ना बने, लेकिन बाकी की वजह से इमेज बनेगी। लेकिन हो सकता है इंटेंसिटी कम हो जाए, बट इंटेंसिटी विल गेट डिक्रीज, क्योंकि लाइट रेज जो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर आ रही है वो कम आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहा ही नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स इन लार्ज वर्चुअल इमेज, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन आप भी कर लो, ठीक है। 2 टाइम्स वर्चुअल इमेज बना रहा है, इन लार्ज बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा ये बता देता हूं आपको, मैग्निफिकेशन कितना होगा +2 होगा, मिरर है तो ये किसके बराबर होगा बोलो, माइनस का v अपॉन यू, ये किसके बराबर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ निकालनी है, v और u की वैल्यू में से कोई किसी एक को एलिमिनेट कर दो, u की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद उससे f निकाल लेना,
ठीक है, तो आप उससे कर सकते हो। अगला बाय हाउ मच, एक और फॉर्मूला है अगर आप इसको करना चाहो तो। ये देखो मिरर है, 1/v प्लस इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से देखो u प्लस वी अपॉन यू वी इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, uv अपॉन u प्लस वी, uv अपॉन u प्लस वी। ये देखो यहां से u और v की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख लो, आंसर आ जाएगा। है कि नहीं आंसर है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ही है, आपके वैल्यूज घट जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी, और u की वैल्यू जो आ जाएगी उससे आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ये भी है एक तरीका। ठीक है, u की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की निकल जाएगी, v की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। By how much distance the object be displaced in one direction in order to get 2 times real enlarge and real image। रियल इमेज चाहिए भाई को और 2 टाइम्स की चाहिए। बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करूं। क्या आपको पता है कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, एक अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट में वर्चुअल इमेज बनती है। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर कर्वेचर। क्या जानते हो? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही नहीं आ रही? जवाब देना। आवाज नहीं आ रही क्या? धीरे मतलब कम आवाज है? अब कैसी आ रही है? चलो वॉइस बढ़ा लो और क्या करो। तो आप बताइए किस तरफ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाए। यहां पड़ा होगा तब जाके इमेज बनाई होगी उसने, वर्चुअल इमेज इरेक्ट। ये आपका क्या पड़ा है, ये आपका फोकल लेंथ हो गई है ना। अब इस फोकल लेंथ से आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको पता ही है। अब इसमें से अगर आपको ये रियल इमेज बनानी है तो इसको किधर सरकाना पड़ेगा बताओ? इधर ही सरकाना पड़ेगा। तो वी विल शिफ्ट, आंसर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस इन लेफ्ट साइड या अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से अवे अपन को भेजना पड़ेगा सो एज टू फॉर्म द रियल एंड इनलार्ज इमेज। रियल और इनलार्ज इमेज के लिए इधर, और इनलार्ज इमेज कब बनेगी, जब वो सी और कहां हो, एफ के बीच में हो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मुझे लगता है ये आपसे आ जाएगा, आपको आ जाना चाहिए। यूजिंग मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन व्हाई डज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। मिरर फॉर्मूला का यूज करके आपको बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज क्यों बनाता है। तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करें कि ये रहा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की, u को नेगेटिव ट्रीट कर लेते हैं, तो यहां से v का साइन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f का माइनस का 1/u का। यहां से आपको साइन पता चलेगा कि v इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। v तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर v पॉजिटिव आ रहा है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का v अपॉन u। माइनस का v तो क्या है पॉजिटिव, u क्या ले रखा है नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आ रहा है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
हाँ भाई आगे, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, हेंस डिराइव द मिरर इक्वेशन। कॉनकेव मिरर के सामने एक डिमिनिश्ड इमेज बनानी है टू फॉर्म रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बियॉन्ड सी रखोगे, बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा, पूरा मिरर फॉर्मूला यूज करना है। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्रोड्यूस रियल इमेज विद 3 टाइम्स। अभी किया थोड़ी देर पहले, अभी किया, अभी अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया, याद हो तो। ये रहा, कहां गया, यही था कहीं ना कहीं। वैसा ही क्वेश्चन है, देखो ये सब एक तरीके की क्वेश्चन है, सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। वो रहा फर्स्ट वाला, दिख रहा है। आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of concave mirror, it is observed that virtual image is formed. Draw the ray diagram to show the image formation and hence derive the mirror equation 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon v. कॉनकेव मिरर की वजह से एक वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनानी है, वर्चुअल और इनलार्ज बनेगी। इसमें वर्चुअल इनलार्ज बनती है, कॉनकेव मिरर इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। और इससे आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व करना है। वही करना है जो आपको उस वाले करने में करना है, बियॉन्ड सी वाले में, बस इसमें साइन लास्ट में रखोगे तब चेंज हो जाएगा, ठीक है। Draw a ray diagram to show image formation when concave mirror produces a real inverted and magnified image of an object. आना चाहिए आपको। कॉनकेव मिरर कब रियल इमेज बनाता है, जब वो एफ के पीछे पीछे ऑब्जेक्ट रखता है, फोकल लेंथ से पीछे पीछे। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ही बनेगी रियल तो। और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो। ऑब्टेन मिरर फॉर्मूला एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, सेम। Focal length of concave mirror is in air is f when immersed in liquid of refractive index 5/3, its focal length will become, उसकी focal length क्या हो जाएगी बताओ। focal length आपके concave mirror की एयर में कितनी है, f। जब उसको मिरर के अंदर रख देंगे तो ये देखो भाई, इसके लिए तो ये अपॉन f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। ये कब, जब उसकी एयर में पड़ी है, कहां पड़ी है, एयर में। एयर में पड़ी है तो क्या हो गया, ये n1 1 हो गया, ठीक है। n1 विल बी इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। n2 मतलब लाइट जिसमें जा रही है, और n1 जिसमें से आ रही है, एयर में से आ रही है तो 1 हो गया। जा किसमें रही है, मिरर के अंदर, तो उसका क्या हो गया, n2 हो गया। और नीचे क्या बोला, अगर उसको किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, मीडियम में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, तो n2 की वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी, 5/3। सॉरी, n2 की वैल्यू तो सेम रहेगी, n2 तो वही है, और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस का 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस का 1/r2। डिवाइड कर लो दोनों को, ये कैंसिल हो जाएंगे, n2 कैंसिल हो ही जाएगा आपका डिवाइड में, और आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश की वैल्यू आ जाएगी इसके रूप में। तो कितनी आती है, f डैश अपॉन f हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा बताओ, n2 माइनस 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा 3n2 माइनस का 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो f डैश अपॉन f कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा n2 माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3n2 माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां से आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो सॉल्व तो हो जाना चाहिए। इससे तो हो जाना चाहिए। नहीं हो तो बताना भाई, करेंगे फिर। अगला देखें, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इनटू फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ। अच्छा ये तो ऊपर आएगा ना, एलसीएम हो जाएगा, हाँ ठीक है। A beam of light travels from air into a medium. Its speed and wavelength in a medium are 1.5 into 10 की power 8 and meter per second and 230 nanometer respectively. The wavelength of light in air will be, ओहो गलती हो गई भी, उससे पहले इस पे आ जाओ 13 पे। ये मैंने लेंस वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, मिरर में यूज करना था। मिरर में फोकल लेंथ जो होगी वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में डालने के बाद
मीडियम में डालने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ मेरे हिसाब से बदलती नहीं है और नहीं बदलेगी। नहीं बदलती, बिल्कुल सही बात है, मैं सही था। ये मिरर की बात थी, मिरर में मैंने लेंस घुसा दिया, गलत बात। तो ये क्लियर कर देना भाई, गलत है। फोकल लेंथ इसकी क्या आएगी, सेम रहेगी। मिरर की नहीं बदलती है, लेंस की बदलती है। बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम्स आर गिवन। वेवलेंथ ऑफ, आपको पता है स्नेल लॉ के बिना कुछ होगा नहीं, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये फॉर्मूला लगा लेना है। क्या दे रखा है आपको, स्पीड और वेवलेंथ दे रखी है एक मीडियम में, कोई भी मीडियम मान लो, n2 मान लो, चलो n2 मान लो, इसको मैं n2 मान लेते हो, तो n2 अगर मानते हो तो n2 नहीं पता, हाँ ठीक नहीं पता। v2 पता है क्या, हाँ 1.5 इंटू 10 की पावर 8। क्या लेमडा 2 पता है आपको, हाँ पता है 230 नैनोमीटर। अब क्या पता करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, एयर मतलब दूसरा मीडियम मान लो, n1 एयर नहीं पता, एयर है तो ये तो पता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा 1 पता करना है। क्या पता करना है, लेमडा 1, ये देख रहे हो आप, इससे सॉल्व हो जाएगा। v1 अपॉन v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाना चाहिए ये आपसे, मुझे लगता है, उम्मीद है, मेरे को लग रहा है 460 आंसर आ जाना चाहिए इसका, मुझे लगता है, बाकी पता नहीं आंसर क्या है, मुझे नहीं पता। v1 अपॉन v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, ये तो कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत। रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटेड इन एयर इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस। बताओ, एक लाइट है वो एयर से वाटर सरफेस पे गई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन सेम फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए इनमें से क्या चीज सेम रहेगी, एनर्जी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। आपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, व्हाट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इसका आंसर, वेवलेंथ बदल जाती दिख रही है यहाँ पे, वेवलेंथ बदलती हुई, स्पीड तो बदलती है, तभी तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और एनर्जी भी बदलेगी। Which of the following pair of media has the least value of critical angle? क्रिटिकल एंगल की लीस्ट वैल्यू किसके लिए होगी, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है, आईसी बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन एन, यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, एन क्या होता है 1 अपॉन एन, यहाँ पर क्या होता है, ये n2 अपॉन n1 होता है, क्या होता है, n2 अपॉन n1 होता है, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ग्लास टू एयर हो जाएगा, ग्लास टू वाटर हो जाएगा, डायमंड टू वाटर हो जाएगा, डायमंड टू एयर हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखेगा मुझे लगता है उसका आंसर वो होगा। तो एक का मैं निकाल रहा हूं, बाकी का आप निकाल लेंगे। ग्लास टू एयर, तो आईसी की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ग्लास टू एयर, ग्लास कितना है n2 अपॉन n1, ग्लास टू एयर जा रही है n2 अपॉन n1, लाइट जिसमें जा रही है एयर, एयर में जा रही है 1 अपॉन ग्लास से, ग्लास से कितनी होती है 3/2 होती है, तो साइन इनवर्स कितना आएगा बताओ, 2/3 आएगा। ऐसे ऐसे करके इनका निकाल देना। मुझे लगता है डायमंड एयर वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डायमंड का 2.42 होता है, याद है, तो डायमंड का नीचे आएगा ना, तो 2.42 ये सबसे नीचे आएगी वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू नीचे आएगी, तो बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, बहुत कम आएगा क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल सबसे कम आएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, डी होना चाहिए। तो 16 का आंसर मुझे डी लगता है, और बिल्कुल मैं सही हूं, आंसर डी है। समझ में आया, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी क्या होगी, घटेगी, और साइन में वैल्यू आईसी के साथ घटती चली जाती है, जितना आईसी घटेगा साइन उतना घटेगा, दोनों की इनवर्स। आगे, टैंक इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको क्लासरूम में, फिर से करा देता हूं एक बार। टाइनी बल्ब इज ग्लोइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक, मतलब एपेरेंट डेप्थ और टीआईआर दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन बनाया है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखो ध्यान से, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ ओपेक डिस्क फ्लोटिंग सिमेट्रिकली ऑन द लिक्विड सरफेस, देन कट ऑफ द कंप्लीटली द लाइट फ्रॉम द बल्ब कम्स आउट। ये रहा आपका एक लिक्विड सरफेस,
मीडियम है कोई भी जिस मीडियम के अंदर एक बल्ब रखा हुआ है, बल्ब से लाइट जा रही है और लाइट जाते हुए वापस ना आ जाए। टाइनी बल्ब इज ग्लोइंग एट द बॉटम, और एक ओपेक डिस्क रखनी है, जो ओपेक डिस्क अपन इसके ऊपर रखें ताकि लाइट जो चली जाए वो वापस रिफ्लेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहां से यहां तक की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। हाँ भाई ये तो दे रखा है, तो आपको पता है ये कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तब जाके तो लाइट क्या करेगी? ग्रेस करेगी सरफेस के ऊपर, आई ग्रेटर देन आई सी पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो IC बराबर क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स 1/n। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब लाइट एयर में जा रही है, जब लाइट एयर में जा रही है तब की बात कर रहा हूँ, 1/n। 1 क्या आ जाएगा? √2। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/√2 कितने पर आता है? 45 डिग्री पे। तो IC ये वैल्यू कितनी है बोलो? 45 डिग्री आ गई। अब अपने को क्या पता करना है? ये पता चल जाए तो ये वैल्यू भी पता चल जाएगी। उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस का क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप ड्रॉ करना पड़ेगा। इन दोनों बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा? tan थीटा। तो tan IC बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बोलो? tan IC इंटू क्या आ जाएगा? बेस की वैल्यू कितनी है? 30। यहाँ से कितना आएगा? tan IC की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? tan IC मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ से tan IC की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है, और बेस की वैल्यू कितनी है? 30। तो परपेंडिकुलर यानी रेडियस कितना आया? 30 सेंटीमीटर आया। रेडियस कितना आया बोलो? 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर आया तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर इज 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना है? 60। डायमीटर विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अगला, a ray of light is incident at an angle I on the parallel sided glass slab of thickness D and gets reflected into the slab at angle R. Draw a ray diagram to show its path and it emerges out of the slab. Hence obtain the expression for the lateral shift of the ray. Under what condition will the shift be minimum? ये बोल रहा है एक लाइट जो है, जो इंसिडेंट हो रही है एंगल आई पे ऑन अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी थिकनेस की, ठीक है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द स्लैब एट एंगल आर एंगल पर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इट्स पाथ एट एज इट इमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। तो आप जानते हैं ये तो बच्चे खेलते हैं इसके साथ। तो ये इस पर लाइट आई, ऐसे टकराई इस पॉइंट पर, यहां से क्या हो गया? ये एंगल आई हो गया, और अंदर आ रही है। कहां से आ रही है देखो, कुछ दे नहीं रखा, तो बाय डिफॉल्ट अपन को मानना है कि एयर से आ रही है, ग्लास स्लैब में जा रही है। एयर से ग्लास जाती है तो डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आई, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को आर बोलेंगे, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से वापस बाहर निकलेगी तो क्या होगा? ये हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब ये लाइट कैसे जाएगी? ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी। इफ वी अज्यूम दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां से ये वाली जो दूरी दिख रही है, ये वाली दूरी क्या होगी? स्मॉल डी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बोल रहा है ये? लेटरल शिफ्ट बोल रहा है। तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे। रे का लेटरल शिफ्ट का क्या करना है? ऑब्टेन, अपन को एक्सप्रेशन पता करना है। अंडर व्हाट कंडीशन विल द शिफ्ट बी मिनिमम? और कौन सी कंडीशन में शिफ्ट आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। तो कौन सी कंडीशन में शिफ्ट मिनिमम होगा? जब आपका क्या हो? स्लैब क्या हो? छोटी से छोटी हो जाए। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident on air to water surface. If mu for water is 1.35 wavelength frequency and speed of reflected light. बहुत आसान क्वेश्चन। ये वाला जो स्नेल्स लॉ लगाया था, इसी स्नेल्स लॉ से हो जाएगा ये स्नेल्स लॉ हो जाएगा, है ना। वैल्यू सारी दे रखी है आपको, आधी 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 अधूरी बातें दे रखी है, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 आर V2 ग्रेटर देन V1। हाँ ठीक है, V2 ग्रेटर देन V1 रेस्पेक्टिवली फॉर द रे ऑफ लाइट टू अंडरगो TIR। और इसके लिए क्या करना है? एट इंटरफेस ऑफ दिस टू मीडिया इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम 1। TIR के लिए, TIR के लिए क्या होना चाहिए बताओ? फॉर TIR आप जानते हो TIR के लिए दो कंडीशन,
पहली कंडीशन क्या है, I should be greater than IC, angle of incidence should be greater than critical angle, और number 2 light must travel from denser to rarer, लाइट किधर से, डेंसर से किधर जानी चाहिए, रेयर में जानी चाहिए। अब देखो डेंसर से रेयर कैसे पता चलेगा, आप जानते हो N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2। लेट से N2 इज डेंसर, जिसमें लाइट जा रही है, दिस इज डेंसर, और N1 क्या है, रेयर। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या करती है, लाइट अपनी स्पीड बढ़ा देती है, क्या बढ़ा देती है, स्पीड, और लाइट स्पीड बढ़ा देगी, इसका मतलब इन दोनों मीडियम में से एक मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जो रेयर होगा, और यहाँ साफ दे रखा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 बड़ा है, तो V2 बड़ा है तो क्या हो गया, आपकी लाइट जो है ये वाले मीडियम में जानी चाहिए, इस वाले मीडियम में जानी चाहिए, और ये वाला मीडियम क्या है, रेयर, क्या है, तो लाइट किस में से आनी चाहिए, मीडियम नंबर 1 में से, किस में जानी चाहिए, रेयर मीडियम नंबर 2 में जानी चाहिए। तो क्या होगा, मीडियम 1 इंसिडेंट फ्रॉम कहां से, मीडियम 1, बिल्कुल मीडियम 1 से आएगी, और एट एंगल ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन आईसी, तो आई ग्रेटर देन आईसी ले लोगे, तो आई ग्रेटर देन आईसी कैसे आएगा, आप जानते हो N2 अपॉन N1 V1 अपॉन V2, ये सारी वैल्यू, तो क्या होगा, साइन इनवर्स, हाँ N1 अपॉन N2, N2 अपॉन N1 होता है, N1 अपॉन N2 लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैल्यू बदल दी है, ठीक है, और N1 अपॉन N2 किसके बराबर होगा, V2 अपॉन V1 के बराबर, किसके बराबर, V2 अपॉन V1, साइन इनवर्स सॉरी V1 अपॉन V2 के बराबर होगा, हाँ N2 अपॉन N1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। A point source rests on the bottom of bucket filled with liquid of refractive index 1.25 up to the height of 10 centimeter. Calculate critical angle. Critical angle निकाल लोगे, IC बराबर sin inverse 1 upon n, और radius of circular light patch formed on the surface by light emerging from the source. सोर्स से जो लाइट इमर्ज हो रही है वो सर्कुलर पैच जो बनेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। अभी पहले जो निकाला है वो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का ये क्या है, रिपीट है, याद हो तो वो वाला क्वेश्चन 17 वाला, ठीक है। A bright point source is placed at the bottom of tank containing transparent liquid up to height h. Let r be the radius of circular area of liquid surface through which light can emerge out. Find ratio r upon h. अभी किया है, थोड़ी देर पहले किया है। ये टैंक के नीचे एक मीडियम रखा हुआ है, सॉरी एक लाइट रखी हुई है मान लो, इसने क्या बनाया, एक रेडियस ऑफ सर्कुलर एरिया बनाया जिससे लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। रेशियो निकालना है किसका, ये स्मॉल आर का, और किसका निकालना है, ये एच का निकालना है, स्मॉल आर और एच कौन निकालेगा, यहाँ से टेन थीटा निकालेगा, ये आईसी निकालेगा, और ये आईसी होना चाहिए, आईसी बराबर क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स, क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एन, ये होगा, म्यू दे रखा है आपको, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, फाइंड रेशियो आर रेशियो एच, ये रहा म्यू, आपके पास इनका रेशियो आ जाएगा, म्यू की टर्म्स में आ जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स 1 अपॉन एन हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एन से आप उनको क्या करना है, देखो साइन इनवर्स 1 अपॉन एन, यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये आईसी की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, आईसी की वैल्यू। अब यहाँ से क्या देखो आप टेन आईसी बराबर क्या होगा, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल एच, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन आईसी आ जाएगा, साइन आईसी, तो साइन आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, साइन आईसी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू, है ना। तो ये आप क्या करो, इन दोनों को फॉर स्मॉल एंगल्स ट्रीटमेंट निकालो, साइन आईसी और टेन आईसी बराबर कर दो, और ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एच बराबर 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। अगला, when a light parallel to light when a parallel beam of light enters water surface obliquely at some angle, what is the effect of on the width of the beam, beam की width पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई पैरेलल लाइट अगर सरफेस पर ऑब्लिकली गिर रही है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बीम विड्थ ऑफ द बीम, बीम की विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर लाइट, ये डिपेंड करता है लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, जब लाइट डेंसर से रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल के करीब आएगी, और नॉर्मल के करीब आएगी तो क्या होगी, सारी लाइट रेज एक साथ बेंड होगी,
अब सब लाइट रेज एक साथ बेंड होगी तो मुझे नहीं लगता कोई विड्थ पर कोई फर्क पड़ने वाला है, देयर विल बी नो इफेक्ट. With the help of ray diagram, show that the straw appears bent when it is partially dipped in water and explain it. With the help of ray diagram, show that the straw appears bent when it partially dipped in water. वही बात है, छोटी सी बात है, इसको क्या समझाना. स्ट्रॉ कैसे अपेयर होगी बेंट, तो ये देखो भाई, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में स्ट्रॉ डाली जो कि ऐसे थी, ठीक है, और ये होनी ऐसे चाहिए थी, लेकिन जैसी लाइट रेयर से डेंसर में गई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और आपकी स्ट्रॉ कैसे दिख रही है, तो स्ट्रॉ ऊपर से तो ऐसे दिख रही है और नीचे से क्या होगी, टूटती हुई दिख रही है. तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया. ठीक है. एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर बाय अ डायग्राम. डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर का, ये रहा ऑप्टिकल फाइबर, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला अंदर वाला. इसको बोलते हैं, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, क्लेडिंग, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कोर. लाइट जो कोर कौन सा मीडियम होता है बोलो, डेंसर, और क्लेडिंग कौन सा होता है, रेयरर. लाइट ट्राई टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, तो क्या करती है, एक एंगल पे इंसिडेंट करते हैं जो आई ग्रेटर देन आई सी होता है, और वो उससे क्या होता है, बार बार क्या हो जाता है, TIR हो जाता है. ये पूरी चीज इसमें समझानी है आपको, नोट्स में लिखा हुआ है आपने. डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल समझाना है, द एंगल एट विच द लाइट ग्रेजेस एट द सरफेस ऑफ द मीडियम इंटरफेस. मीडियम इंटरफेस के सरफेस पे क्या करती है, ग्रेज करती है, और एंगल R 90 डिग्री बनाती है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. और रिलेशन निकालना है क्रिटिकल, अभी निकाला हुआ है ये तो, इसको कैसे निकालते हैं याद है, रिलेशन निकालना है तो क्या होता है, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, N2 अपॉन N1. साइन आई बराबर IC हो गया, तो साइन IC हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, उस कंडीशन में साइन 90 हो जाएगा, N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1. यहाँ से क्या आ जाएगा, IC बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1 आ जाएगा. अंडर व्हाट कंडीशन इज द फिनोमेना ऑफ TIR. दो कंडीशन मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले आपको, ये रही, कहाँ है, ये रही, आई ग्रेटर देन IC और लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. वही ऊपर वाला क्वेश्चन सेम. आगे आओ. स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट ग्लास फ्रॉम एयर. ग्लास को एयर से सेपरेट कर रहा है. Light from a point source placed at air at a distance r/2 from the surface falls on it. Find the position and nature of image form. पहले तो ये पता करो कि ये कौन से वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. तो ये उस वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जिस कॉन्सेप्ट में रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस निकालते हैं. याद हो फॉर्मूला तो, N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R. इस वाले फॉर्मूले का है सारे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस देखो एक एक करके. स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R सेपरेट ग्लास को एयर से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड इन एयर एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सरफेस फॉल्स ऑन इट. फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म. पोजीशन और नेचर निकालना है. तो देखो ध्यान से, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R है, इसको R मान लेते हैं. सेपरेट ग्लास फ्रॉम एयर, μ2 N2 जिसमें लाइट जा रही है कितना है, 1.5. N1 कितना है, एयर से आ रही है 1. लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट एयर एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सरफेस से r/2 डिस्टेंस पे, तो U बराबर कितना है, माइनस r/2, क्योंकि U इज नेगेटिव. पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज V निकालना है. क्या निकालना है, V निकालना है. तो निकल जाएगा V. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, V की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो आपको U की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू निकालनी है, R के टर्म्स में आ जाएगी आपकी. ठीक है, तो इस तरीके से नेचर निकालना है. नेचर मैग्निफिकेशन से आ जाएगा. मैग्निफिकेशन क्या होता है, V अपॉन U लगेगा. लेंस है ये, याद रखना, लेंस का V अपॉन U होता है. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट, करके बताऊं, करके बता देते हैं. V की वैल्यू निकालनी है. N2 कितना है, 1.5 अपॉन V माइनस N1 1 अपॉन U. U की वैल्यू कितनी है,
माइनस का r बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 यानी 1.5 माइनस 1 अपॉन r। यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 कितना होता है 3 अपॉन 2 इंटू वी और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बाय r ये माइनस माइनस प्लस कर दिया इज इक्वल टू 0.5 अपॉन r। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ 3 अपॉन 2v बराबर 0.5 अपॉन r माइनस का 2 अपॉन r। यहाँ से r कॉमन आ गया नीचे और ऊपर क्या हो गया माइनस का 1.5 हो जाएगा आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू 1 माइनस 1.5 कितना होता है माइनस का 3/2 होता है हाँ होता है और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ये तो v की वैल्यू किसके बराबर आई माइनस r के बराबर आई किसके बराबर आई माइनस r द वैल्यू ऑफ v इज माइनस r ये r माइनस r की वैल्यू है। मैग्निफिकेशन निकालना है m बराबर क्या होता है बोलो v अपॉन u मैग्निफिकेशन माइनस का r और u की वैल्यू माइनस का r बाय 2 तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा। वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। अगला क्वेश्चन देख लो अभी चुपचाप देखते जा रहे हो कुछ बोल नहीं रहे हो तुम। नहीं बोलोगे क्या क्या आवाज नहीं आ रही मेरी चला के सो गए होंगे क्या पता दिखाने के लिए कि हम देख रहे हैं और फिर सो जाओ चला के हाँ जय श्री राम बिल्कुल जय श्री राम। मतलब एक तो जाग रहा है कम से कम बाकी कोई नहीं जाग रहा है सब सोए हुए हैं क्या चला के सो गए होंगे आराम से नींद आ रही होगी ठंड में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एयर बबल इज ट्रैप्ड एट बी पॉइंट in a glass sphere of radius 40 centimeter and refractive index 1.5 as shown in figure find nature and position of the image as seen by the observer at point p। अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन सही क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से एयर बबल है जो ट्रैप्ड एट बी पॉइंट पे इस बी पॉइंट पे आपका एयर बबल ट्रैप्ड है इसको देखना है ये सीबी बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपके देखना है कहां से देख रहा है ऑब्जेक्ट पी से देख रहा है यहां से खड़ा खड़ा कोई इंसान देख रहा होगा ठीक है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इस मीडियम का 1.5। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज एस बल्ब। अब ध्यान से देखो इसमें अगर आपको पता चल जाए ना N2 N1 U V तो पता चल जाएगी भैया क्या हो जाएगा। तो यहां से देखो लाइट किस में जाएगी उसमें जाएगी जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा है ऑब्जर्वर खड़ा है एयर के अंदर तो लाइट किस में जा रही है N2 में और N2 कितना है 1 किस में से आ रही है N1 में से N1 की वैल्यू कितनी है 1.5। ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा अब ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा है इमेज कितनी दूर बन रही है ये सब डिपेंड करता है वी तो निकालना है ऑब्जेक्ट कितना दूर है इमेज कितना दूर है ये सब कैसे पता चलेगा आपको ऑप्टिकल सेंटर से देखना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है ये रहा इस ऑप्टिकल सेंटर से देखो ये कितना दूर पड़ा है ऑब्जेक्ट बी पे पड़ा है और बी पे पड़ा है तो पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर जिसमें से बीसी दे रखा 20 सेंटीमीटर तो ये वाली दूरी कितनी हो गई ये वाली दूरी 20 हो गई ये वाली दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर तो वी यू कितना है यू अपने पास कितना है 20 सेंटीमीटर और इसको माइनस का 20 लोगे क्या लोगे माइनस का 20 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि लाइट इधर से आ रही है ऐसे। अब आपने इधर माइनस ले लिया है उधर सारी वैल्यूज क्या आएगी प्लस आएगी ठीक है उधर सारी वैल्यूज अपने लिए क्या होने वाली है प्लस होने वाली है ये सब वैल्यूज हो गई। अब इन सब वैल्यूज से आपको क्या हो रहा है N2 अपॉन वी माइनस आर की वैल्यू निकालनी है आर की वैल्यू क्या लोगे बोलो आर की वैल्यू के लिए इधर आना पड़ेगा आपको और अगर इधर आओगे तो क्या लोगे नेगेटिव लोगे क्या लोगे नेगेटिव और नेगेटिव लोगे तो कितनी आएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर। आपको सारी वैल्यूज पता चल गई जो कि वैल्यूज आपको पता चलनी चाहिए थी N2 पता चल गया N1 पता चल गया U पता चल गया R पता चल गया V ही निकालना है इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप क्या लगोगे V निकाल दोगे। आई बात समझ में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला इन द गिवन फिगर radius of curvature of curve face of plano convex and plano concave lens
is 15 centimeter, refractive index of the material of the lens is 1.5, find the final position of the image. इमेज की फाइनल पोजीशन कहां बनेगी ये पूछना चाह रहा है. इमेज की फाइनल पोजीशन कहां बनेगी ये पूछना चाह रहा है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एवरेज फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालोगे जानते हो, 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस का 1/r2, ऐसे करके वैल्यू निकालोगे. r1 ये रहा, इंफिनिटी है. r2 कितना है, r2 कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर. कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दे रखी है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर. यहां से आपको इसका क्या निकल जाएगा, फोकल लेंथ निकल जाएगी. कितनी आएगी, 1/f. फर्स्ट वाले की निकाल लेता हूँ. n कितना है, 1.5 माइनस 1 और 1/r1 इंफिनिटी हो गया, माइनस का 1/r2 कितना हो गया, माइनस का 15 प्लस हो गया ये. तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/f बराबर सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर आ गई. 30 सेंटीमीटर आ गई, मतलब इसका फोकल पोजीशन कहाँ होगा, अगर बहुत ज्यादा आगे 30 सेंटीमीटर दूर होगा और यहाँ होगा, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से देखो ये कितनी दूरी है, यहाँ से देखो ये कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर है, 10, क्योंकि टोटल 30 सेंटीमीटर है ना. 30 में से अगर ये यहाँ पर कितना है, 10 सेंटीमीटर ही है, और 10 सेंटीमीटर तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसके लिए निकाल दोगे. u पता चल गया आपको, f आप निकाल ही लोगे, v की वैल्यू निकालनी है, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक है, उससे निकल जाएगा. इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है. अगला, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ n बराबर √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री विद द डायमीटर AB of the sphere on having center C. Ray emerges from the sphere parallel to the line AB. Find angle of emergence. क्या करना है, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है. लाइट ऐसे आ रही है, लाइट कहाँ आ रही है, ट्रांसपेरेंट सरफेस n बराबर √3 एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I दे रखा है, सरफेस पे आएगी विद द डायमीटर AB. यहां से क्या हो जाएगा, लाइट ऐसे चली जाएगी, चली जाएगी, और ऐसे जाकर ये क्या कर रही है, इमर्ज ऐसे हो रही है कि वो क्या कर रही है, पैरेलल हो गई. इसके क्या हो गई, पैरेलल. अगर लाइट इसके पैरेलल हो जाएगी तो देखो ध्यान से, अगर दोनों लाइट्स पैरेलल हो जाएगी तो ये वाला एंगल कुछ हो जाएगा. अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बोलो, ये वाला एंगल निकलेगा sin i अपॉन sin r. sin i अपॉन sin r से ये वाला एंगल निकल जाएगा, sin i अपॉन sin r. sin i कितना है, sin 60, r कितना है नहीं पता, n2 जिसमें जा रही है, किसमें जा रही है, √3, n1 कितना 1 है कि नहीं. तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन r बराबर कितना आ जाएगा, साइन 60 अपॉन √3. साइन 60 कितना, √3/2 इंटू √3 से √3 कैंसिल, 1/2. साइन r की वैल्यू 1/2 कितने पर मिलेगी, r का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. r की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री आ जाएगी. तो ये 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ. ठीक है, नॉर्मल कहाँ से बनेगा, नॉर्मल आपका ये I है, हाँ नॉर्मल सरफेस से ही हो रहा है, ये वाला नॉर्मल होगा. हाँ, तो एक 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो आपको आर क्या करना है, आर इसके सरफेस की क्या करना है, ग्रेस करना है, पैरेलल, पैरेलल निकालना है आपको. ठीक है, तो वो आपको इसका मान निकालना, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस. इमरजेंस का एंगल कितना होगा वो चीज निकालनी है. निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल अगर आर बना तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल आर है तो ये दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा. ये वाला एंगल अगर 30 होगा तो उस वाले एंगल ई निकालना है ना, एंगल ई निकालना है, नहीं पता अपने को. तो क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर वापस लगाओगे, अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, n2 अपॉन n1. साइन आई कितना है, जो कि इमरजेंस है साइन ई, साइन आर कितना है
30 डिग्री आपने निकाल रखा है वो। इनटू जिसमें लाइट जा रही है, किसमें जा रही है, एयर में 1, और n1 किसमें से आ रही है, √3। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। sin 30 1/√3 होता है, sin 30 1/2 होता है। अच्छा n2 जिसमें लाइट जा रही है, लाइट किसमें जा रही है, एयर में जा रही है, n1 जिसमें से आ रही है, हाँ तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी साइन आर, ये साइन आर होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस साइन ई होगा, क्योंकि देखो आई इंसिडेंट यहाँ हो रहा है और रिफ्लेक्ट वहां हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट यहाँ हो रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा, और रिफ्लेक्ट कितना होगा वो पता नहीं है, तो वो वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा, साइन ऊपर आर 30 आएगा और यहाँ पर साइन ई आएगा, यहाँ से वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी तो कितना हो जाएगा, साइन ई बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 इंटू √3, और साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो √3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2, तो ये साइन ई की वैल्यू आएगी, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट तो देख ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो जेड बनेगा यहाँ से क्योंकि लाइन सीधी बनेगी, पैरेलल आएगा, और दूसरा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर इसको आप यूं मानो कि आपके पास लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है और ये यहाँ टकरा रही है, और वो ये डायमीटर मान ले, ये डायमीटर है, डायमीटर का ये वाला क्या होता है, सेंटर होता है। अब इस सेंटर से ये वाली दूरी कितनी होगी, फोकल लेंथ, रेडियस बोल दो, रेडियस है, ठीक है। यहां से दूसरे पॉइंट पर जो लाइन खींची जाएगी वो भी तो रेडियस ही होगी, होगी नहीं होगी। जब दोनों दोनों लाइट रेस बराबर है तो दोनों लाइट रेस बराबर है और यहाँ से एक लाइन खींच ली ऐसे, तो अगर दोनों लाइट रेस बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे ना। वर्ल्ड इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री निकाल ही दिया मैंने साइन आई अपॉन साइन आर करके, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, साइन आई कितना है, 30 डिग्री है, और साइन आर मतलब इमरजेंट, इमरजेंट एंगल नहीं पता, और जा किस में रही है, एयर में जा रही है, तो n2 कितना है 1, और आ किस में से रही है, इसमें से, तो इसका वैल्यू कितना है, √3 दे रखा शायद। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आओ आगे बढ़े। कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड डिसअपियर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो उसको एक मिरर में डाला, एक लिक्विड में डाला और वो डिसअपियर होगा, गायब हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड लेंस आर, लेंस एंड लिक्विड आर इक्वल, तब भी होगा, बाकी तो होगा नहीं। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर हो गया। विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडिल ऑफ वॉल if image is obtained on the opposite wall at a distance d from it using a lens, if the window is in its image are of same size, then the focal length of lens is used. क्या बोल रहा है, window is provided in middle of the wall, हाँ भाई क्या बोल रहा है, विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडिल ऑफ द वॉल, वॉल के मिडिल में विंडो प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द ऑपोजिट वॉल एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट यूजिंग अ लेंस, लेंस से इस्तेमाल करके। इफ द इमेज, इफ द विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ सेम साइज, देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज यूज्ड। आसान क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं है इसमें। देखो मान लो ये कमरा है, इस कमरे में ये दीवार है, दीवार पर एक खिड़की है, इसकी इमेज यहां पता चली, इसके बीच में एक लेंस रख दिया, क्या रख दिया, लेंस। दूरी इन दोनों के बीच में कितनी बोल रखी है, डी है। बोल रहा है अगर इमेज बराबर मिली है, ये ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा, बिल्कुल बीच, लेंस कहां पड़ा होगा, बिल्कुल बीच में, तब जाके तो इमेज उधर बनेगी। अब ये बिल्कुल बीच में पड़ा होगा तो ये कितना है, d/2, और ये क्या बनेगा, d/2। ये बोल रहा है बराबर साइज की बन रही है, इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ बराबर साइज की बन रही तभी ये बीच में होगा, क्योंकि बराबर साइज की कब बनती है, जो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होता है, कर्वेचर पे। इमेज का बनती है, कर्वेचर पे बनती है। अब ये d/2 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी भी आधी, इसकी आधी कितनी हो जाएगी, d/4, कितनी हो जाएगी, d/4।
पूछा क्या है, देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड इज d/4। अब d/4 भी दो है, प्लस का d/4 या माइनस का d/4, तो आप जानते हो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस यूज किया होगा तब जाके रियल इन्वर्टेड रियल इमेज बनी होगी इधर की तरफ, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो प्लस का d/4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज इमर्स्ड इन लिक्विड, इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव्स एज अ ग्रे प्लेन। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर 34 असेंडेड रीजन है, और क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या हो गया, उसका न्यूमेरिकल टाइप का, न्यूमेरिकल भी नहीं बोल सकते, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इनविजिबल होगा, इनविजिबल कब होगा, जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, बराबर, तो आंसर क्या होगा, 1.47 होगा। अगला देखो, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जिंग लेंस विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस, हाउ विल द इमेज वुड मूव विद रेस्पेक्ट टू लेंस, लेंस के रेस्पेक्ट में इमेज कैसे मूव करेगी, स्पेसिफाई इट्स नेचर, क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और वो इसके पास आई, इमेज कैसे मूव करेगी, इमेज विल मूव टुवर्ड्स द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस, बताओ, इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से कहां जाएगी, दूर जाएगी, और बहुत फास्ट जाएगी, बहुत फास्ट जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत फास्ट चलने लग जाएगी। पहले तो क्या होगा, बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट होगा तब तो धीरे धीरे आ रही होगी, तो वो कहां होगा, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी इधर की तरफ, ठीक है। और ये देखो जैसे लेंस है, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, इमेज इधर बनेगी, तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट दूर होगा, इमेज कहाँ होगी, फोकस के आसपास, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा वैसे वैसे इमेज कहाँ भागती जाएगी, दूर जाती चली जाएगी, और फोकस पे पहुंचने पर इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इमेज इज मूविंग अवे, कहाँ जा रही है, अवे। स्पेसिफाइड नेचर, नेचर बताओ, नेचर सबके रियल इन्वर्टेड ही होंगे, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे होगा इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगला क्वेश्चन, biconvex lens is made up of, biconvex lens is made up of glass of refractive index 1.5 forms the real image of an object in air, if the whole setup were immersed in a liquid of refractive index 1.7, how will the nature of image be affected। ये क्वेश्चन जो मैं पिछली बार वो थोड़ी देर पहले गलत कर दिया था उधर मिरर वाले में, उसका ये आंसर है, मतलब उस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा अपना, तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसके रेडियस और कर्वेचर्स बराबर होते हैं, R1 और R2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो बाइकॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, N2/N1 माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा 1/R1, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1/R2, यहाँ से 1/f, N2 कितना है बोलो, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी, नहीं दे रखी है, N2 लाइट किस में जा रही है, 1.5 में, किससे आ रही है, 1 माइनस 1, 1/R1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। क्या बोला, forms real image in object, if whole setup is immersed in a liquid or refractive index 1.7, how will the image nature of image be affected। अभी तो रियल इमेज बना रहा है, क्या बना रहा है, रियल इमेज, रियल इमेज बना रहा है, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, कन्वर्जिंग नेचर वाली इमेजेस क्या होती है, रियल बनती है, बाकी डाइवर्जिंग नहीं बनेगी। तो 1/f कितना होगा, तो 1/f होगा अपने पास, अब किस में रख दिया, 1.7/1 माइनस 1, 1/R1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। अच्छा मीडियम में रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5 N2 जिसमें लाइट जा रही है और 1.7 हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेगेटिव। बाकी मैंने एक बात आपको नोट डाल के बता रखा है कि अगर किसी भी लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल से ज्यादा हो, तो वो कन्वर्जिंग की तरह किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी है उसको ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वर्जिंग लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो वो मीडियम, वो जो लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये आपका अब किसकी तरह बिहेव करना है, एफ डैश विल बी नेगेटिव, एफ डैश क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, एफ डैश नेगेटिव आते ही ये आपका नेचर कैसा हो जाएगा बताओ, डाइवर्जिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। तो इमेज का नेचर कैसे हो जाएगा, वो बन जाएगी आपकी
वर्चुअल, कैसे बन जाएगी, इमेज बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेट करते हैं। आओ भाई देखो, दो कॉन्वेक्स लेंस है ए और बी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ऑप्टिकल बेंच एट 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्ट इज माउंटेड एट 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स नेचर एंड पोजीशन एंड फाइनल इमेज। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको 50 70 ये जो चीजें दे रखी है, ये आपके फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये आपके पोजीशंस है, जिन पोजीशंस पे आपके ऑप्टिकल बेंच देखी होगी आपने, उस ऑप्टिकल बेंच के पोजीशंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ए और बी है, ऑप्टिकल बेंच बना लेते हैं अपन लंबी सी। ये ऑप्टिकल बेंच है, इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ए और बी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और माउंटेन और ऑप्टिकल बेंच 50 सेंटीमीटर। यहां से कितनी दूर है, 50 सेंटीमीटर, ये 0 पॉइंट है। और एक और कहां पड़ा है, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर पे पड़ा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बोलो, 20 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, अब है ऑब्जेक्ट इज माउंटेड एट 20 से, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे। किस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी कितनी हो गई, देखो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 40 हो गया। यहां से देख लो आप, 50 ये है, 20 ये है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, 30। तो पहले लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए यू कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। वी क्या होगा नहीं पता। फोकल लेंथ क्या होगी बोलो, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्या आप इससे वी निकाल लोगे, वो वी सेकंड लेंस के लिए क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू। ये वाला जो वी होगा वो सेकंड लेंस के लिए क्या बन जाएगा, यू। फोकल लेंथ कितनी है इसकी बोलो, इसकी भी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। इससे क्या पता चल जाएगा, वी पता चल जाएगा, पोजीशन पता चल जाएगी, फाइनल इमेज पता चल जाएगी। आई बात समझ में। बट एक बात ध्यान रखना, अगर इमेज इधर बन रही है तो आपको ये 20 सेंटीमीटर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको 20 सेंटीमीटर से क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सटे हुए नहीं है। सटे हुए होते तो अपन क्या वैल्यू, जो वैल्यू इधर आ रही है वी की, वो इधर ले लेते। याद है एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, वो इसका इसी के बेसिस पे है, याद हो तो कहां गया वो, वो वाला उस तरीके का क्वेश्चन ही है ये सेम। बस आपको मैंने यू वी ये सारी बातें बता दी और ये सारी वैल्यूज इसमें रख के आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कहो तो करवा दे, बोलो जवाब दो, जवाब दो, चैट में जवाब दो। करवाए यूं, करवा देते हैं। देखो करवा देते हैं। फर्स्ट लेंस की वजह से निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस की वजह से निकालते हैं। देखो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस का 1/u कितना है, माइनस का 30। 1/f कितना है, 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है। और क्या हो जाएगा 1/v प्लस का 1/30 बराबर क्या हो गया 1/10। 1/v बराबर क्या आ गया 1/10 माइनस का 1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 30। 30 आ जाएगा तो 3 माइनस 2। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/30। v की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। प्लस का 15 आया, यानी इमेज किधर बनेगी, प्लस का 15 मतलब इधर आ गई। इधर आ गई तो 15 कहाँ होगा बताओ, 20 के बीच में यहाँ होगा। अब नई दूरी जो आ गई वो क्या आ गई, ये वाली आ गई। और इसको कितनी बोलोगे 5, प्लस का 5 की माइनस का 5, माइनस का 5। क्यों माइनस का 5, क्योंकि इस वाले लेंस से आप इधर जाओगे और इधर जाने वाली लाइट रेज को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा, देख लो सेकंड लेंस के लिए हो जाएगा आपके u बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी भी 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या पता चलना है, v पता करना है। क्या पता करना है, v पता करना है। अब तो निकाल लोगे सेकंड लेंस से, अब इससे निकल जाएगा, जैसे मैंने ये निकाला वैसे इससे निकल जाएगा और आपको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत तो आप भी करो,
कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर, देख लो इसको एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़े। कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर, एयर में उसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड और रिफ्रैक्टेड इज 1.65। अगर उसको, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, ठीक है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेंस का कम है, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले क्लासरूम में करवाया था, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल यही क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो ये मैं नहीं करवाऊंगा भाई। यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हैं थिन लेंस फॉर्मूला और बाई कन्वेक्स लेंस, ये आपको पूरा डेरिवेशन क्लासरूम में करा रखा है। लेंस मेकर फॉर्मूला निकालने के बाद आप इसमें LHS इक्वल टू RHS को बराबर करते हो और LHS में आपको ये वैल्यूज सॉल्व कर देते हो। फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन इट्स सरफेस। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड अंडर द लेंस। अंडर व्हाट कंडीशन लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग एज डाइवर्जिंग। लेंस विल बिहेव एज कन्वर्जिंग, अभी बताया थोड़ी देर पहले ये बात। अब आपको इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है कि 3/4 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका सरफेस का, और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखो ध्यान से, मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ क्या क्या है। फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो है वो क्या है, 3/4 टाइम्स है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इक्विकॉन्केव है, कौन सा है, इक्विकॉन्केव। अब देखो R1 क्या लोगे इसमें, नेगेटिव, और R2 क्या लोगे आप इसमें, पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू लेनी है आपको। फोकल लेंथ निकालनी है इसकी, कि आपको सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना मटेरियल का, तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या हो गया, तो सोल्व करके बता देता हूं आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर n2 अपॉन n1 माइनस 1, यहां आ जाएगा 1/r1 माइनस का क्या आ जाएगा 1/r2। 1/f कितना, 3r/4 बराबर क्या आ जाएगा n2 माइनस n1। n2 कितना नहीं पता, जिसमें जा रही है n1 कितना है 1 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस का 1/r2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 3/4, हाँ 3/4 तो पार, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 कितना है माइनस का r, माइनस का 1/r2 कितना है प्लस का r आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3r/4 इज इक्वल टू, फोकल लेंथ दे रखी ना, अच्छा उल्टा करेंगे, फोकल लेंथ तो नीचे है ना, 4/3r आ जाएगा। तो ये 4/3r आ गया। देखो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, फोकल लेंथ नीचे है, नेगेटिव में। 4/3r विल बी इक्वल टू n2 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 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 का 2/r आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n2 माइनस 1 एक तरफ रहने देते हैं, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो r से r तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा n2 माइनस 1 कितना आ जाएगा बताओ, ये 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो n2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3 प्लस का 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा n2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2 प्लस 1, 2 प्लस 3/3, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी ये। कुछ गलती हुई क्या, मुझे क्यों लग रहा है, हाँ गलती हुई, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो वो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, वो नेगेटिव यहाँ आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको वैल्यू निकालनी है, 2/3 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है। चलो आगे देखते हैं। तो मुझे लगता है इतने क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत फायदा तो होगा। तो एक बार आप ट्राई कर लेना, इसके अगले क्वेश्चन अपन अगले वाले सेशन में करते हैं, ठीक है।
ओके भाई।